हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस ब्रेन की इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेटल और नॉन मेटल क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसका बेसिक डिफिनेशन क्या है, किन किन अवस्थाओं में मेटल और नॉन मेटल पाए जाते हैं, उनको कवर करने के बाद आज हम कुछ केमिकल रिएक्शन बताएंगे और अक्रेंस ऑफ मेटल, एलॉय और मेटलर्जी के बारे में भी चर्चा इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ द मेटल। मतलब मेटल जो है वो केमिकली कैसे रिएक्ट करता है। अगर उनको वाटर में डाल दिया जाए, अगर वो एसिड के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो उनसे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का जो लेक्चर आपका रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेटल और नॉन मेटल में सिर्फ ये डिफरेंस पढ़ लेने से आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंट फिजिकल स्टेट क्या है, केमिकल स्टेट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इन सबको तो पढ़ना ही है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट आपका सेकेंड लेक्चर में मेटल और नॉन मेटल आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ द मेटल। मान लीजिए मेटल है, वाटर के साथ क्या रिएक्शन करता है। मेटल जो है वाटर के साथ क्या रिएक्शन करके क्या बनाता है। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है। मान लीजिए सोडियम है प्लस H2O है, मतलब H, इसको रिएक्शन आप कराओगे, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2O बनेगा। ये क्या होता है, सॉल्ट होता है। मतलब मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका मतलब हो गया ये जो सोडियम है यहां से हाइड्रोजन को हटा देता है और NaOH बना लेता है। मतलब रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है उससे ज्यादा ही सोडियम की रिएक्टिविटी है, तब तो सोडियम हाइड्रोजन को यहां से हटा देता है। तो वही ऑर्डर हम यहाँ लिखे हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है, ये जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी सीरीज कह सकते हैं। नीचे से ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में पोटासियम सबसे ऊपर होता है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन भी है। आप बोलोगे सर ये तो हाइड्रोजन है, ये तो नॉन मेटल है, इनको यहाँ पे क्यों रखे हैं? क्योंकि यहाँ हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा हाइड्रोजन से नीचे वाले के। मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से ऊपर सोडियम है आपका, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आसानी से यहाँ से हट जाएगा क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है। मान लीजिए कार्बन और जिंक है, मान लीजिए कार्बन और जिंक है, कार्बन जिंक नहीं, यहाँ कार्बन भी लिया गया है, कार्बन भी नॉन मेटल है। मान लीजिए एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में आप कंपेयर करोगे तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी से ज्यादा होगा। यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। हाइड्रोजन से नीचे जो भी होंगे एलिमेंट्स मेटल, उसकी रिएक्टिविटी वो लिस्ट रिएक्टिव होंगे, वो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी। यार तो पानी में, यहाँ तक कि आपको एसिड में भी डालेंगे तो ये एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे। एसिड से रिएक्शन होगी, वो भी एक कंडीशन है। किस कंडीशन में होगा, जो एक्वारिजा जो आपको मैं बताऊंगा, आप वेट कीजिए। तो हाइड्रोजन से नीचे जो भी मेटल होंगे वो मेटल कम रिएक्टिव होंगे, वो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होगा। तो मेटल को अगर हम वाटर से रिएक्शन करते हैं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2O रिलीज करता है। सेम उसी तरह मैग्नीशियम को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो ये हाइड्रोजन को यहां से हटा करके MgOH का OH2 बना देता है। ये हो गया
मेटल का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है। ठीक इसी तरह है सेकेंड में मेटल प्लस एसिड। मान लीजिए सोडियम है प्लस HCl है। अगर मेटल और एसिड से रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनता है, तो NaCl प्लस H2 बनेगा। मैग्नीशियम है, उसको HCl से रिएक्शन कराओगे MgCl2 प्लस H2O बनेगा। ये क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम है प्लस HCl से आप रिएक्शन कराओगे, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से ज्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके मैग्नीशियम Cl से रिएक्शन करके MgCl2 बना देता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर है मैग्नीशियम, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये एसिड से रिएक्शन कर लेता है। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो भी एलिमेंट, जो भी मेटल है, वो आपको एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे ये वो एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। मान लीजिए हाइड्रोजन के नीचे क्या है? कॉपर HCl, नीचे क्या है? Hg, Ag, सिल्वर है HCl या H2SO4 भी ले लो आप, H2SO4 भी ले लोगे तो नो रिएक्शन। उसी तरह प्लेटिनम है HCl या H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि प्लेटिनम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से कम है, इसलिए प्लेटिनम हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित नहीं कर पाएगा। और मेटल जो है ये, इसीलिए सोना, गोल्ड और प्लेटिनम जो है, सोना गोल्ड मतलब सिल्वर, ये प्लेटिनम जो है आपको इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है, ये एसिड से भी रिएक्शन नहीं कर पाता है। इन कंडीशनों में ये रिएक्शन कर पाएगा, वो आपको बता रहा हूं। एक्वारिजिया के बारे में हम आपको एसिड बेस में बताए थे। एक्वारिजिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक्वारिजिया का फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। एक्वारिजिया दो एसिडों का मिक्सचर है। अब तो दो एसिडों का क्या रेशियो होगा, वो एक्वारिजिया में, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया। एक्वारिजिया एक्चुअली होता है HCl प्लस HNO3 का मिक्सचर है। ये मिक्सचर ऑफ एसिड है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड को मिला दिया जाता है 3 यूनिट में, ये 1 यूनिट में नाइट्रिक एसिड को मिला दिया जाता है। ये जो मिक्सर बनके जो एक एसिड बनता है, उनको हम बोलते हैं एक्वारिजिया। इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। अब इस एक्वारिजिया को हाइड्रोजन से नीचे में जो भी मेटल है उनसे आप रिएक्शन करवाओगे तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। तो एक्वारिजिया जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का एक मिश्रण होता है। इस मिश्रण में HCl का 3 यूनिट होता है और HNO3 का 1 यूनिट होता है। दोनों मिक्स करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको एसिड बनता है, जो आपको आसानी से सोना और सिल्वर, गोल्ड जो भी हो, जो हाइड्रोजन के नीचे में जो भी मेटल है, इससे आसानी से रिएक्शन कर लेता है। अब है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया को रॉयल वाटर इसीलिए बोला। पुराने समय में ऐसा बोला जाता है कि पुराने टाइमों में राजा महाराजा सोना चांदी को छिपाने के लिए एक्वारिजिया के सॉल्यूशन में डाल दिया जाता था, और वो एक्वारिजिया से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता था, गोल्ड। और वो लोगों को लगता था कि ये सॉल्ट है, लेकिन वो सोना का या चांदी का ही एक मिश्रण होता था एक एसिड में डालने पे। तो देखिए एक्वारिजिया जो होता है HCl प्लस HNO3, ये दोनों रिएक्शन करता है तो H2O बनता है प्लस NOCl प्लस, इनको नेसेंट क्लोरीन बोला जाता है। इसको नाइट्रोसाइल
हाइड्रोक्साइल क्लोराइड NaCl बनता है और नेसेंट क्लोरीन होता है। नेसेंट क्लोरीन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। नेसेंट क्लोरीन जो होता है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसको प्लेटिनम से रिएक्शन आप करवाओगे तो PtCl4 बना लेता है, जिसको आप साल्ट बोलते हैं, जो एक सॉल्यूशन बन जाता है, जो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। आप इसको डब्बा में रख दोगे, गोल्ड को मान लीजिए AU प्लस नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके AuCl4 बना लेता है, जो 4 रिएक्शन करके AuCl4 बना लेता है। क्योंकि AU को नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर AuCl4 बना लेता है, जो साल्ट होता है। इसमें HNO3 जो होता है, नाइट्रिक एसिड जो होता है, दुनिया का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में HNO3 भी आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी दूसरे मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेने की टेंडेंसी रखता है, उसकी पावर ज्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन लेने की, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है दूसरे मेटल को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है। ये सबसे ज्यादा होता है। जैसे KMnO4 होता है, K2Cr2 की जैसे K2Cr2O7 होता है, KMnO4 होता है। ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो HCl में HNO3 जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और उसको रिएक्शन कराने पर H2O बनता है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है और नेसेंट क्लोरीन बनता है। और ये नेसेंट क्लोरीन जो होता है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और प्लेटिनम से एल्युमिनियम से प्लेटिनम और AuCl गोल्ड से रिएक्शन करके जो हाइड्रोजन से नीचे भी जो भी है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो भी आपको इससे रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI है। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन आने वाला है। मेटल की केमिकल रिएक्शन देखने के बाद नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन क्या है, नॉन मेटल किस तरह से बिहेव करता है जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या वाटर के संपर्क में आता है, तो किस तरह से इसका रिएक्शन होता है उसके बारे में। हालांकि नॉन मेटल बहुत ही कम रिएक्शन करता है कंपेयर टू मेटल, लेकिन फिर भी ये हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसी में आपको नॉन मेटल का जो केमिकल रिएक्शन है, इसी में आपको पता चल जाएगा कि एसिड रेन क्या होता है, बेसिक एसिड रेन क्या होता है। आपको यहाँ से भी बहुत सारे एसिड रेन का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए चिमनियों से जो धुआं निकलता है, दरअसल कंबसन जो होता है गाड़ी के अंदर में, वहां ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, जिसके कारण नॉन मेटल कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ज्यादातर आपको फॉसिल फ्यूल में कार्बन की मात्रा ज्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे कंबसन होता है।
कंबसन होता है तो यहाँ पे कम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसके कारण पहले CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक होता है, ये मेन पोल्यूटेंट यही होता है, मेन पोल्यूटेंट। मेन पोल्यूटेंट होता है यही कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इसी तरह SO2 सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर का ऑक्साइड बना लेता है, SO2 प्लस O2 SO3 बना लेता है। ठीक उसी प्रकार है आपका नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 बना लेता है। तो ये जो मेनली है कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, ज्यादातर तो आपको कार्बन और नाइट्रोजन ही पाया जाता है। आपको चिमनियों से जो धुआं निकलता है, उनमें गाड़ी से जो फॉसिल फ्यूल से जो धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकलता है, ज्यादातर कार्बन की मात्रा ज्यादा रहता है। यही में नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वाटर से, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है इसका नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर का होता है। आप कहोगे एसिडिक नेचर कैसे होता है? तो पानी में नॉन मेटल का ऑक्साइड को अगर पानी में डालोगे तो आपको पानी एसिडिक हो जाएगा। अगर उसको देखोगे नॉन मेटल को, अगर नॉन मेटल की ऑक्साइड को वाटर में डालने पे देखा जाता है कि वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो पानी बोलता है भाई हम तो न्यूट्रल थे, पानी का pH वैल्यू क्या होता है 7 होता है। तो पानी बोलता है भाई मैं तो न्यूट्रल हूं, मेरा pH स्केल तो 7 है। पानी का pH स्केल क्या होता है? वाटर का pH स्केल तो 7 होता है। 7 pH स्केल का मतलब है न्यूट्रल। इसका मतलब SO2 या CO2 या SO3 या NO2 के कारण ही यह सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक कैरेक्टर का है, जिसके कारण इसका मतलब ये हो गया कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसलिए गाड़ी से धुआं निकला CO2 मान लीजिए, SO2 निकला, तो ये SO2 CO2 ये क्या हो गया, मेटल नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। इसको अगर H2O से रिएक्शन, मतलब पृथ्वी जो वर्षा होती है, बारिश होती है, ये जो बारिश होती है तो SO2 CO2 हमारे पर्यावरण में मौजूद होता है, क्योंकि गाड़ी वगैरह जो चलता है और गाड़ी चलता है और चिमनियों से जो धुआं निकलता है, इनसे रिएक्शन करके इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है जिसमें कार्बन सल्फर और नाइट्रोजन होता है, वो हवा में आकर के वो CO2 SO2 कार्बन का ऑक्साइड बना लेता है, और ये कार्बन का ऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके H2SO4 NO2 को रिएक्शन कीजिएगा H2O से, क्या बना लेता है, HNO2 हो गया। तो ये सब क्या हो गया आपका, इसी के कारण होता है एसिड रेन। एसिड रेन के कारण क्या होता है, हमारे जितने मोन्यूमेंट्स है, हमारे जो धरोहर है, जैसे ताजमहल हो गया, ये एसिड रेन से क्या होता है, उसकी परत जो है वो इरोज हो रहा है, वो पोल्यूटेड हो रहा है, जिससे उसकी सुंदरता जो है, उसकी चमक जो है वो खत्म होते जा रहा है। यही एसिड रेन है। आपको केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल का, नॉन मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल जो, यही नॉन मेटल जो है H2O पानी के संपर्क में आने पे ये एसिड बना लेता है, जिसके कारण एसिड रेन भी जो होता है, अब मान लीजिए गाड़ी से धुआं निकल रहा है तो पर्यावरण में क्या सब मौजूद हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ये हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हो गया। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। यही अगर बारिश होती है, यही ऑक्साइड जो होता है पानी से रिएक्शन करके एसिड का फॉर्म करता है, जो एसिड रेन जिसको हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसिड रेन। चर्चा करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। मेटल जो है वो प्रकृति में किस तरह से पाए जाते हैं, या तो फ्री स्टेट में पाया जाता है या तो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि गए हम कहीं पे मिट्टी को खोद के निकाल लिए, वहां से मेटल निकल गया, लोहा निकल गया, एल्यूमिनियम निकल गया, इस तरह से नहीं मिलता है। इनको ये
फ्री स्टेट, या तो फ्री स्टेट में मिलता है या तो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। जो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव होता है, वो आपको फ्री स्टेट में मिला जाता है। जैसे फ्री स्टेट में जो आपको मिलता है AuPt Hg Ag, आपको जो है प्लेटिनम हो गया, लोहा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये आपको फ्री स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। जैसा कि आपको देखे थे, जैसा कि आपको हम बताए हैं कि यह लिस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि आप इस एसिड से भी रिएक्शन कराने पे ये रिएक्शन नहीं कर पाता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, HCl और HNO3 का एक्वारिजिया बनाया जाता है। उस सॉल्यूशन से आप इसको रिएक्शन कराते हैं तो यह नेसेंट क्लोरीन देता है, और नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट का फॉर्म करता है। वैसे नॉर्मली यह किसी से रिएक्शन नहीं कर पाता। इसको अगर पानी में भी डाल देंगे तो ये रिएक्शन नहीं कर पाता। देखते होंगे सोना चांदी को हर जगह आप लोग आभूषण के रूप में यूज करते हैं, लेकिन उसको पानी में रख दीजिए, हाथ में आपका बारिश में कहीं भीग गए, कहीं वो खराब नहीं होता है। उसी तरह कंबाइंड स्टेट, सोडियम पोटासियम, ये सब जो है आपका रिएक्टिव एलिमेंट्स है, रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये फ्री स्टेट में आपको नहीं पाया जाता है, ये किसी न किसी रूप में पाया जाता है। वहां से आपको इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो मेनली जो है आपको फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। अक्रेंस ऑफ मेटल, मिट्टी की खुदाई करने पे डायरेक्ट लोहा आपको नहीं मिल जाता है, Fe डायरेक्ट नहीं मिल जाता, या जिंक या कॉपर आपको डायरेक्ट वे में नहीं मिलता है। उस कोई चट्टान है, उसके रूप चट्टान है, उसमें पता चलता है कि इस चट्टान में जो है आपका मेटल की होने की संभावना है। क्योंकि बहुत साल पहले प्रकृति में बहुत सारी आपदाएं आए होंगे, डिजास्टर आए होंगे, जिसके कारण ये मेटल जो है पृथ्वी के अंदर दब गए होंगे, और दबने के बाद आसपास जो उनके आसपास होंगे जो भी मिनरल्स होंगे उनसे रिएक्शन करके ये कंबाइंड फॉर्म में मिलने लगा। और उनको निकालने के लिए हम अगर चाहेंगे तो उनको निकालने, उस स्टोन को, उस रॉक्स को अगर हम निकालते हैं तो उस रॉक्स को निकालते हैं, मान लीजिए 3-4 रॉक्स निकाल लिए, मान लीजिए वो रॉक्स को निकालते हैं। उस पत्थर को निकालने में वो पत्थर जो निकाल के लाए, उस पत्थर में कॉपर होने की संभावना है। मान लीजिए 3 पत्थर हम उठा करके रॉक्स लाए, 4 लाए, इसमें ज्यादा कॉपर की संभावना है। जो हम उसको खुदाई करके जो रॉक्स को लाए, उस रॉक्स को कहते हैं हम मिनरल्स, खनिज। जिन खनिजों में सबसे ज्यादा कॉपर हो या एल्युमिनियम हो या FeO, कोई भी जो जिस चीज का रॉक्स है, मुझे कॉपर का रॉक्स है, मुझे लगा कि इसमें कॉपर होने की संभावना है, तो उस रॉक्स को बोल दिए मिनरल। कॉपर का मिनरल वो मिनरल है, और उस मिनरल में सबसे ज्यादा, जिन पत्थरों में सबसे ज्यादा कॉपर होने की संभावना होगा और कम खर्चों में हम उनको एक्सट्रैक्ट करके, कम खर्चों में उसको प्यूरिफाई करके हम यूज कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं अयस्क। तो आपको मिनरल्स और खनिज में आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि खनिज वो होता है, मान लीजिए कि किसी जगह पे बोला कि यहाँ पे लोहा मिल रहा है, तो लोहा मिलने की संभावना है वहाँ पे, तो लोहा की रॉक्स होगा, कोई वहाँ पे मिट्टी होगा, उठा के ले आए, वो जो मिट्टी के फॉर्म में या कि वो चट्टान के फॉर्म में होगा, उस चट्टान को बोलते हैं ये मिनरल्स है। उन मिनरलों में, जिन मिनरलों में सबसे ज्यादा Fe होने की संभावना होगा, उन मिनरलों को हम बोलते हैं, और जिसको अयस्क बोलते हैं। मान लीजिए ZnSO4, ZnCO3 और ZnO का कोई रॉक्स है, ये 3 रॉक्स है, ये 3 पत्थर है, इसमें Zn होने की संभावना है। तो इन तीनों को कंबाइंड रूप में हम बोलेंगे ये मिनरल्स है, खनिज है। खनिज मतलब मिनरल्स बोलेंगे इसको। अब ये जो चट्टान है, इसमें मान लीजिए 30 रुपया लगा मुझे पर केजी कॉपर को निकालने में, प्यूरिफाई करने में। ZnCO3 में हमको लगा मान लीजिए 15 रुपया पर केजी, इसमें लगा मुझे 20 रुपया पर केजी, RS पर केजी। ये तो ZnSO4 का चट्टान है, ये ZnCO3 का चट्टान है, ये ZnO का चट्टान है। इन तीनों को हम बोलते हैं ये मिनरल्स हैं। इसको धरती से खुदाई करके हम निकाले हैं। ZnSO4 का रॉक्स है, ZnCO3 का रॉक्स है, ZnO का रॉक्स है। ये जो पृथ्वी से खुदाई करके हम लाए,
इस लोभ में कि इसमें बहुत सारे मेटल होंगे, इस मेटल को हम निकाल करके प्यूरिफाई करके हम मार्केट में सेल करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। तो आप जो लाएं उनको हम बोलते हैं खनिज, मिनरल्स। जिन मिनरल में सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा मेटल मिलेंगे और कम खर्चों में मिलेंगे, वो हो गया आपका ओर। देखिए यह ZnCO3 में 15 रुपया में 1 kg निकल रहा है और बहुत ही कम खर्चों में इसको प्यूरिफाई कर पाते हैं और ज्यादा मात्रा में Zn इसमें मिल भी रहा है, तो इसको बोल देंगे ये और है, मतलब ये हो गया अयस्क। तो मेनली हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि मिनरल्स क्या होता है और अयस्क क्या होता है, मतलब खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। मेटल के और हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो उनकी हम सूची बना देते हैं वीडियो को पॉज करके और बना करके हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो खनिज क्या होता है? पृथ्वी के भूप्रवृत्ति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो भी तत्व या यौगिक होते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। कुछ खनिजों में कुछ विशेष धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिसे हम और कहते हैं, जिसे हम अयस्क कहते हैं। तो मिनरल्स और ओर में आप लोगों को अब कंफ्यूज नहीं होना है। मिनरल भी समझ गए और मिनरल के बाद आप और भी समझ गए, अयस्क भी समझ गए। तो कुछ मेटल है उसके अयस्क दिया हुआ है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि सोडियम का अयस्क कौन कौन सा है, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं आयरन है। आयरन के 2 अयस्क होते हैं और होते हैं, हेमाटाइट होता है और मैग्नेटाइट होता है। हेमाटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है और मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। उसी तरह जिंक है, कैलामाइन होता है। कैलामाइन इसके और का नाम है, इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, ठीक है। उसके बाद इसी तरह गोल्ड है। गोल्ड कैल्वेराइट से होता है, AuTe2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और सोडियम का 2 और होते हैं, बोरेक्स होता है और चिली साल्टपीटर होता है। एल्युमिनियम का और बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7 10H2O होता है और चिली साल्टपीटर का फॉर्मूला NaNO3 होता है। इसके ये अयस्क होते हैं, ये इसके अयस्क हैं। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है और होता है वो तीन तरह के होते हैं। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है 3 प्रकार के होते हैं, जैसे बॉक्साइट हो गया, कोरेंडम हो गया, क्रायोलाइट हो गया। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 2H2O, कोरेंडम का होगा Al2O3 और क्रायोलाइट का Na2Al4Fe। उसी तरह कैल्शियम होता है, कैल्शियम के भी और होते हैं। कैल्शियम किन किन रूपों में पाया जाता है? डोलोमाइट होता है और जिप्सम होता है। डोलोमाइट का फॉर्मूला CaCO3 और MgCO3 के रूप में पाया जाता है। यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जिप्सम का CaSO4 2H2, इसका कभी कभी जिप्सम का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो खनिज और अयस्क में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि खनिज किसको कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है तत्व या यौगिक, उसको हम मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं। और कुछ मिनरल्स और कुछ खनिज में प्रचुर मात्रा में कोई तत्व पाया जाता है, उसे हम और कहते हैं। विशेष प्रकार का तत्व कुछ ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जिस मिनरल्स में, उसको हम और बोलते हैं। तो फिर अब नेक्स्ट है मेरा धातु के अयस्क के बारे में जानने के बाद, अलग अलग धातु हैं उनके अलग अलग अयस्क, उनका नाम जानने के बाद अब हम बात करेंगे उन अयस्क से, उन और से हमको धातु को किस तरह से शुद्ध रूप में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, शुद्ध रूप में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं, जो मिनरल सबसे अच्छे होते हैं, जिनमें ज़्यादा प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाता है, उन मिनरलों को निकालते हैं जिसको हम अयस्क बोलते हैं। अब वह अयस्क मान लीजिए धरती के अंदर है, 100 फीट 400 फीट के अंदर में वो आपको मिल रहा है, 400-500 मीटर अंदर में मिल रहा है। तो उनको सीधे अगर आप खनन करके, माइनिंग करके अगर आप उसको निकालोगे तो उसमें बहुत सारे मिट्टी होंगे, धूल होंगे, बहुत सारे उसमें अशुद्धियाँ होंगे। तो उन अशुद्धियों को सबसे पहले अगर आपको दे दिया जाएगा, तब देखेंगे बहुत गंदा, आप छू भी नहीं पाओगे। तो उन अशुद्धियों को सबसे पहले उसको कंसंट्रेशन ऑफ और बोलते हैं। उन अशुद्धियों को धोआ जाता है, फ्रेश किया जाता है। वो फ्रेश करने की विधि है, उस तरीका को अयस्क का सांद्रण बोलते हैं, उसको कंसंट्रेशन ऑफ और बोलते हैं। यानी कि और को सबसे पहली बार उसको जो हम उसको धोते हैं, उनको फ्रेश करते हैं, उनको हम बोलते हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ अयस्क।
लेकिन कुछ ऐसे भी अशुद्धियां होता है जो आपको केमिकली रूप से उसमें विद्यमान होता है। केमिकली रूप से विद्यमान जो होता है उनको इस तरह से सीधे उनको आप रगड़ के या उसको ठोक करके बजा करके उसको तो आप उसको सीधे रगड़ करके घिस करके तो आप उसको नहीं दूर कर सकते हैं। तो उनको कैसे आप अलग कर सकते हैं, उनकी क्या विधि है, वही सारा विधि आपको वो प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस बताया गया। इन सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। इसी को बोलते हैं इसको प्यूरिफाई करने की विधि है जिसको हम मेटलर्जी बोलते हैं, मेटलर्जी साइंस बोलते हैं जिसको। तो उन बहुत सारे ऐसे भी होंगे मेटल्स होंगे जो मेटल जो हाई रिएक्टिव होंगे और कुछ होंगे कि मीडियम रिएक्टिव होंगे और कुछ लो रिएक्टिव होंगे। मीडियम मेटल कुछ मेटल होंगे हाई रिएक्टिव, उसको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो लो मीडियम रिएक्टिविटी की होगी, उनको हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे। और कुछ होंगे लो रिएक्टिविटी की मेटल, उसको हम किस तरह से प्यूरिफाई करेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव अति क्रियाशील, अति क्रियाशील धातु। तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव को जो है उसको मोल्टेन स्टेट में ले जाकर के मोल्टेन स्टेट में ले जाकर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन और इस मोल्टेन स्टेज में ले जाकर के उसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद वो सीधे प्योर मेटल के फॉर्म में शुद्ध धातु के रूप में पाया जाता मिल जाता है मुझे, जिसको प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। प्यूरिफिकेशन, प्योर मेटल आपको शुद्ध धातु आपको प्राप्त होता है, जिसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग करके हम उसको प्राप्त करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इसको मोल्टेन से ऑक्साइड प्राप्त होता है, ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड होगा। जब इसको मोल्टेन स्टेट में ये मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद प्योर मेटल शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। उसके बाद मीडियम बाद है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। जो जिस मेटल की रिएक्टिविटी मीडियम में भी दो टाइप्स के होंगे, एक कार्बोनेट और होंगे, एक सल्फाइड और होंगे। कार्बोनेट और में Ca मान लीजिए CO3 है, PbS है इसमें। तो इस कार्बोनेट और को हम किस तरह से प्यूरिफाई करेंगे। जो कार्बोनेट और होते हैं उसका कैल्सिनेशन किया जाता है, और जो सल्फाइड और होता है उसका रोस्टिंग किया जाता है। दोनों ही विधि में उनको जलाया ही जाता है, बशर्ते किसी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, किसी में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में उसको जलाया जाता है। यानी कि रोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें O2 सबसे ज्यादा रहता है। यानी कि रोस्टिंग में भर्जन जिसको बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में उपस्थिति में आप उसको जलाया जाता है। सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में जलाया जाता है। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उनको रोस्टिंग बोलते हैं। जिसमें इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए इसका नाम हो गया है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किया जाता है किसका, कार्बोनेट AS का किया जाता है, और सल्फाइड AS जैसे PbS है, इनको क्या किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है। कैल्सिनेशन का भी इसका हिंदी होता है निस्तापन किया जाता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद जो मेटल प्राप्त होता है वो ऑक्साइड के फॉर्म में मेटल पाया जाता है। ऑक्साइड के फॉर्म में मेटल पाया जाता है, आपको ऑक्साइड प्राप्त होता है। सेम उसी तरह सल्फाइड AS को हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जलाया तो जाता है दोनों में, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है। उससे जो प्राप्त होता है मेटल, वो मेटल का ऑक्साइड के फॉर्म में ही पाया जाता है। और ऑक्साइड के फॉर्म मेटल को फिर उसको रिडक्शन ऑफ मेटल किया जाता है। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन को उससे हटा दिया जाता है, उसको ऑक्सीजन को हटा रिडक्शन, और उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन करके हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल होता है। रिएक्टिविटी इसमें भी लो रिएक्टिविटी में कुछ मेटल्स के और हैं जो सल्फाइड और होते हैं। सल्फाइड और कैसे किया जाता है उसका आपको बताया था कि सल्फाइड AS को रोस्टिंग किया है, तो उसको रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग के बाद हमें मेटल मिलेगा, और कोई भी मेटल मिलने के बाद उसको फिर रिफाइनिंग करके उसको शुद्ध रूप में हम प्राप्त करते हैं। ये जो सारी प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोलते हैं। यही मेटलर्जी होता है। इसी को हम मेटलर्जी साइंस में इसको डिटेल से पढ़ा जाता है, जो मेटलर्जी से बीटेक वगैरह करता है। अयस्क का तो फ्रेंड्स अयस्क से किस तरह से हम धातु को प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम
धातु प्राप्त करने के बाद धातु का यूज होता है, धातु का आप दैनिक जीवन में आप यूज करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो आपका मेटल का बना हुआ है, आप लोहे का ग्रिल लगाते हैं जो लोहे के एफी का बना हुआ है, तरह तरह के आप मेटल का यूज करते हैं। अब वह मेटल यूज करने के दरमियान कुछ दिनों में आप देखते हैं कि वो खराब होने लगता है, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। इसका मतलब है कि हमारे वायुमंडल में मॉइस्चर होंगे, एयर होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे जो आयंस के फॉर्म में होंगे, उनसे रिएक्शन करके वो क्या करता है, उस पर अपना एक लेयर बनाने लगता है, कोरोजन होने लगता है, खराब होने लगता है, रस्टिंग होने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं, मेटल का कोरोजन हो रहा है। तो कोरोजन हम देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या होता है, मेटल क्या करता है, रिएक्ट्स विथ या मॉइस्चर। मेटल क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन है या O2 है, मॉइस्चर है, मॉइस्ट एयर है, नमी है, उनसे रिएक्शन करके वो क्षय होने लगता है, वो खराब होने लगता है, उस पर एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन होता है। जैसे Fe है, तो Fe जो है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन H2O से रिएक्शन करके Fe2O3 है, XH2O, इस तरह से एक लेयर बना लेता है। Fe का रॉड मान लीजिए है, Fe के रॉड पे आपको जंग लगने लगता है धीरे धीरे इस तरह के। Fe में जो जंग लगता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक उसी तरह कॉपर है, कॉपर भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। कॉपर के ऊपर जो जंग लगता है, कॉपर के ऊपर जो लेयर बनता है, जो या ऑक्साइड हो या सल्फाइड हो, जो भी लेयर बनता है, उनका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का अपना एक लेयर बनाता है। ठीक उसी प्रकार सिल्वर होता है, सिल्वर के ऊपर में जो लेयर बनता है वो ब्लैक कलर का आता है, ब्लैक कलर का होता है, जिसको सल्फाइड ऑफ सिल्वर बोलते हैं, सल्फाइड ऑफ सिल्वर। इस तरह से कोरोजन होता है। बहुत पहले की बीपीएससी की क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोरोजन लगने से, जैसे Fe है, Fe में कोरोजन लगेगा तो उसकी भार में कमी होगा कि उसकी भार में कमी होगा या भार में वृद्धि होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, आप कहीं भी देखेंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम में उसमें आपको देखने को मिलेगा कि लोहे में जंग लगने से लोहे की भार बढ़ता है घटता है। तो दोस्तों, लोहे में जंग लगने से लोहे की भार बढ़ता है। कोरोजन होने से क्या होता है कि उसमें और अदर एलिमेंट्स आकर के उसमें रिएक्ट करते हैं, उसके लेयर बन जाता है, तो उसके क्या होता है, उसकी भार में उसका वेट जो है बढ़ जाता है। तो कोरोजन के बाद है एलॉय। एलॉय हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, उसका एक स्पेशल आपका वीडियो लेंगे, आप कमेंट्स में लिख कर बताएंगे। अगर आप कोरोजन में क्या होता है, या तो ऑक्सीडेशन होता है या तो रिडक्शन होता है। इस तरह से सीप वगैरह में आप देखेंगे वो पानी में रहता है, सालों साल सीप पानी में रहता है, तो उसमें या तो ऑक्सीजन होता होगा या तो रिडक्शन होता होगा। तो ऑक्सीजन, अगर उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लीजिए कोई मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके साइड में कुछ ऐसे मेटल को लगाया जाता है, ऐसे एलॉय को लगाया जाता है, ताकि एक तरफ ऑक्सीडेशन हो, दूसरी तरफ रिडक्शन हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरफ से चल के उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। इस तरह से वो जंग को लगने से बचाया जा सकता है। इसमें जंग लगने से बचाने के लिए उसके, अगर मेटल है, उस मेटल की प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन होने की है मान लीजिए, तो रिडक्शन होने वाली कोई मेटल लगा दिया जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो क्षति होने से बच जाता है।